जय हिंद दोस्तों। बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए रुक्मणी प्रकाशन का ये वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट है। इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट है और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 7 को। इससे पहले के सभी 6 प्रैक्टिस सेटों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चेकआउट कर लें। प्रैक्टिस सेट 7 का पहला प्रश्न है, खाशाबा दादा साहब जाधव KD जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। तो दोस्तों ये KD जाधव कुश्ती में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। इससे संबंधित प्रश्न अगर पूछता है कि भारत का पहला ओलंपिक पदक विजेता, तो ये थे नॉर्मन प्रीचर्ड। KD जाधव स्वतंत्र भारत के पहले थे। इससे संबंधित और भी प्रश्न है। अगर पूछता है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। अगर पूछता है कि भारत का पहला ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता, तो ये भारतीय हॉकी टीम थे, हॉकी टीम। अगर पूछता है दोस्तों कि ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक जीतने वाला, स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था, तो ये थे अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा। श्री KD जाधव से संबंधित डीप फैक्ट्स है। वन द फ्री स्टाइल ब्रॉन्ज मेडल इन बैडम वेट कैटेगरी इन 1952 समर ओलंपिक हेलसिंकी। 1952 में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे इन्होंने पहला। अगला प्रश्न है, R हरि कुमार नौसेना अध्यक्ष के तौर पर कौन सा क्रम है। तो दोस्तों R हरि कुमार का ये 25वां क्रम है। अगर पूछता है कि वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो ये VR चौधरी हैं और ये 27वां है उनका एयरफोर्स वायुसेना का। और 29वां है थल सेना अध्यक्ष का। थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में मनोज पांडे हैं। मनोज पांडे। तो नौसेना 25, वायुसेना 27 और थल सेना 29 है। अगला प्रश्न है, लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2023 का खिताब के पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है ची यू जेन, चीनी ताइपे से संबंधित है। ची यू जेन। महिला में ये नाजोमी है, नाजोमी जापान से है। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। तो बांग्लादेश से भारत के 5 राज्यों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। इसको मैप में देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है बांग्लादेश और बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है पश्चिम बंगाल एक, पश्चिम बंगाल के बाद 2 नंबर पर असम, 3 नंबर मेघालय, 4 है मिजोरम और 5वां त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ है। इसी संबंधित अगर पूछता है कि भारत के कितने राज्यों के सीमाएं पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है, तो ये है 17। यहाँ से यहाँ तक 17 राज्यों की सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी हुई है। और पूछता है कि भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई, इसकी सीमा की लंबाई अगर पूछता है तो सीमा की लंबाई है 15,200 और तटीय कोस्टल एरिया का इंक्लूडिंग अंडमान और लक्षद्वीप, तो ये है 7516.6। $7516.6 अब ये स्पष्ट है। अगर पूछता है कि भारत का जल एवं स्थल सीमा से लगे देश कौन कौन से हैं, तो ये बांग्लादेश, बांग्लादेश के अलावा म्यांमार यहाँ से, और ये पाकिस्तान इधर से स्थल, इधर से वाटर, तीन स्टेट।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है? तो मिजोरम की सीमा सबको पता होगा, मेघालय से नहीं जुड़ा हुआ है। मैप में देख लेते हैं। तो मिजोरम के साथ ये म्यांमार बॉर्डर शेयर करता है, त्रिपुरा है, असम है, मणिपुर है, परंतु ये मेघालय नहीं है। ये मणिपुर में किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में स्थित है। अच्छा, मिजोरम राज्य की राजकीय पशु पहाड़ी हीलॉक गिब्बन है। और मिजोरम राज्य में टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें 11 डिस्ट्रिक्ट। अगला यानी छठा प्रश्न है, गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ये लखनऊ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको डीप फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों बिहार में स्थित चंपारण जिले में किसानों पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ संघर्ष की कहानी सुनकर चंपारण के अनेक किसान, जिनमें राम राजकुमार शुक्ल प्रमुख थे, गांधी जी को आमंत्रण किए थे। जमीन के 3 कठिया यानी 3/20, 3 कठिया 20 कट्ठे का 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर नील की खेती, हाँ 3 कठिया नील की खेती करना और यूरोपियों द्वारा, मतलब यूरोपीय विशेषकर अंग्रेजों द्वारा तय दामों पर उसे बेचना पड़ता था। गांधी जी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई आदि 1917 में चंपारण पहुंचे थे और किसान की स्थिति की जांच किए। विवश होकर सरकार को एक जांच समिति नियुक्त करनी पड़ी थी, जिसके सदस्य स्वयं गांधी जी भी थे। अंग्रेज अधिकारी एमन ने राजकुमार शुक्ल को कहा था कि चंपारण का अकेला मर्द था। ये 10 अप्रैल 1917 को बिहार की धरती पर गांधी जी ने पैर रखा था, कदम रखा था। 15 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे। गांधी जी के नेतृत्व में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। किसानों से बात कर उन पर हुए जुल्मों का मतलब कॉपीबद्ध किए थे। 4 जून को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गैट को रिपोर्ट सौंपी। 10 जून को बयानों के आधार पर चंपारण कृषि जांच समिति बनी। चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य थे करमचंद गांधी, जैसा मैंने पहले बताया। और 4 मार्च 1918 को गवर्नर जनरल ने चंपारण एग्रीरियन बिल पर हस्ताक्षर किए और 135 साल से चली आ रही नील की खेती की प्रथा का 3 कठिया प्रथा का अंत हुआ। अगला प्रश्न है, भारत ने इजराइल से फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो दोस्तों वी ऑल नो ये ऑपरेशन अजय था। ऑपरेशन आयरन सोड की बात करें तो ऑपरेशन आयरन सोड 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने ऑपरेशन तूफान अल अस्का के तहत इजराइल पर हमला किया था। और आयरन सोड के तहत इजराइल ने हमास के ऊपर जवाबी हमला किया था। यानी ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के विरुद्ध जो ऑपरेशन किया गया था वो आयरन सोड था। ऑपरेशन करुणा की बात करें तो करुणा म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए करुणा शुरू किया गया था। और ऑपरेशन कावेरी सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण यहाँ फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था। अच्छा, इसको एक मैप से देख लेते हैं, बहुत अन्य ऑपरेशन को उसको कवर कर लीजिए। तो 2015 में ऑपरेशन मैत्री, 2016 में ऑपरेशन संकट मोचन, 17 है ऑपरेशन इंसानियत, 18 ऑपरेशन निसार, 16 में ब्रुसेल्स इवैक्यूएशन, 2015 में ही ऑपरेशन राहत था। इसके अलावा 2020 ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो समुद्र सेतु ये कोविड-19 पेंडेमिक से जुड़ा हुआ है। करेक्ट, इट वाज अ नेवल ऑपरेशन एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल एफर्ट टू ब्रिंग होम इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम ओवरसीज। पूरे विश्व से कोविड के दौरान भारतीयों को स्वदेश वापसी को ऑपरेशन समुद्र सेतु था। ऑपरेशन देवी शक्ति और इंडियन एयरफोर्स द्वारा इंडियन नेशनल अफगानिस्तान में तालिबान शासन के दौरान अफगानिस्तान में फंसे लोगों को इवैक्यूएशन किया गया था। ऑपरेशन दोस्त सीरिया और तुर्की
में हुए अर्थक्वेक के बाद किया गया था। ऑपरेशन कावेरी हमने जिक्र किया सूडान से, और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से, यूक्रेन में फंसे रसिया यूक्रेन युद्ध के दौरान। और वंदे भारत व्हेन द कोविड-19 पेंडेमिक हिट द वर्ल्ड, वही वंदे भारत है। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा इन दोनों को। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया? तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल पहला केरल। केरल से एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि भारत से जो कुछ अच्छा होने वाला न्यूज़ है, जैसे भारत का किस राज्य में सबसे अधिक स्वास्थ्य में नंबर 1 है? तो केरल। लिटरेसी केरल, कंप्यूटर लिटरेसी केरल, एआई स्कूल केरल। तो केरल बहुत सारी चीज़ों में प्रथम स्थान रखता है। अच्छा, एआई वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा दिया गया है। एआई काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों स्वर्ण कमल पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है, सिनेमा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो गांधी शांति पुरस्कार डॉक्टर जूलियस के नायरेरे को दिया गया। तो दोस्तों ये प्रथम गांधी पुरस्कार था डॉक्टर जूलियस के नायरेरे को। इसकी शुरुआत 1995 में हुआ था। अच्छा, हाल में किसको मिला है? तो ये गीता प्रेस गोरखपुर को। ये काफ़ी चर्चित भी रहा था, ये 2023 के लिए मिला था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक अ बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं एन आर नारायण मूर्ति। एन आर नारायण मूर्ति वही जो इन्फोसिस के चेयरमैन हैं। अजीम प्रेमजी विप्रो के प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द हैं। तो ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द हैं, ये सभी है, CTS, OLTS, FORTIS। ये तीनों ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह अवार्ड राष्ट्रीय भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ NISU यूके द्वारा दिल्ली में सौंपा गया। अगला प्रश्न है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो वी ऑल नो ये खिताब जीता है हमारा प्यारा देश भारत ने। भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में फाइनल में ईरान को हराया था, और ईरान को 42-32 से हराया था। ये एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम के कप्तान थे, तो कप्तान थे पवन सहरावत। और इसका आयोजन पूछता है तो साउथ कोरिया में हुआ, साउथ कोरिया। और सबसे अच्छी बात है कि जो पिछले 9 संस्करण में भारत का ये 8वां लगातार खिताब था, लगातार नहीं 8वां खिताब था। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट 16 सितंबर को। 17 सितंबर को मोदी जी का बर्थडे, विश्वकर्मा पूजा। और विश्व ओजोन दिवस 2023 की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर, रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। अगला प्रश्न मैथ से है, इस पर मैंने टिक लगा दिया है सही आंसर पर, और आप लोग इसे स्वयं से कर लेंगे क्योंकि वीडियो इससे लंबा चला जाएगा। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, आप लोग पॉज करके देख लेंगे मैथ को और खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। मैथ रीजनिंग बिहार SSC के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, केवल GK GS कवर करने से नहीं होगा।
अगला प्रश्न है, निम्न शासकों में किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? तो ये समय था शाहजहां का। किया था किन्होंने? दारा शिकोह ने। दारा शिकोह ने। अच्छा, मुगल सम्राट अकबर, अकबर ने इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। इस विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की और ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी में किया गया था। अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता था, हिंदी का। और शाहजहां के काल को स्थापत्य का, माफ कीजिएगा, स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद संभवतः संस्कृत के विद्वानों की सहायता से ये दारा शिकोह ने किया था। दारा शिकोह शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे। इनके सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह और औरंगजेब में 2 लड़ाइयाँ हुआ था, उसको बाद में हम देख लेंगे। तो दोस्तों ये हैं दारा शिकोह। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दारा शिकोह चर्चा का विषय रहा है हाल के दिनों में। हाँ, ये भी ध्यान रखें कि जो अभी आए दिनों जो एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रतियोगी परीक्षा, उनमें पैटर्न है, जो चीज़ चर्चा का विषय है, चाहे वो किसी चीज़ में हो, इतिहास, जियोग्राफी, पॉलिटी या अन्य में, जो चर्चा में रहता है उसी से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आदर्श मुसलमान दारा शिकोह हारे थे तख्त की लड़ाई। शाहजहां के बड़े बेटे थे दारा शिकोह और औरंगजेब में बादशाहत के लिए युद्ध हुआ था। दारा शिकोह हार गए थे और 30 अगस्त 1659 को उनका सर कलम कर दिया था। दारा शिकोह की सबसे बड़ी उपलब्धि थी भगवद गीता के साथ साथ 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करना। इसके लिए उन्हें लिबरल मुस्लिम माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है दोस्तों ये जहांगीर बल्ख का युद्ध, ये 1946 में 1946 शाहजहां के 1646 में शाहजहां के समय में हुआ था। बाबर खानवा सही है, ये 1526 में। अकबर हल्दी घाटी युद्ध 1576 में, ये वेरी इंपॉर्टेंट। हुमायूं चौसा का युद्ध हुआ था और ये 1686 शाहजहां के समय जहांगीर बल्ख का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। दोस्तों 1907 में सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल के बीच में विभाजन हुआ था, जिसे सूरत फूट कहते हैं। और कांग्रेस का सूरत अधिवेशन ऐतिहासिक दृष्टि से इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दादा भाई नौरोजी 3 बार ये राष्ट्रीय, हाँ 3 बार इन्होंने अध्यक्षता की थी। 1886, 1893 और 1906। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में इन्होंने किया था अध्यक्ष। और बाल गंगाधर तिलक, हाँ बाल गंगाधर किसी भी अधिवेशन में अध्यक्ष इन्होंने नहीं किया था, हाँ ये एक्सेप्शन है। अगला प्रश्न है, अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? तो ये 13वां शिलालेख है, हाँ 13वां शिलालेख है। इसमें कलिंग विजय का वर्णन है। कलिंग का युद्ध अगर पूछता है दोस्तों तो ये 261 ईस्वी पूर्व में है। इसके अलावा अशोक के अभिलेखों में उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया पूछेगा तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ने में सफलता अर्जित किया था। अशोक के अभिलेख सर्वाधिक ब्राह्मी यानी प्राकृत भाषा में है। और 1750 में पाट्रेटी फैंथलर ने सबसे पहले अशोक के शिलालेख का पता लगाया था। अच्छा, एक एक्सेप्शन है कि केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी में न होकर खरोष्टी में है। बाकी अशोक के सभी शिलालेख ब्राह्मी भाषा में है। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती है, जबकि ब्राह्मी बाईं से दाईं लिखी जाती है।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। तो कर्नाटक आपको याद होना चाहिए, कर्नाटक से संबंधित यक्षगान है, यक्षगान है। कुनीता, लांबी, करगा, वीरगासे इत्यादि लोक नृत्य कर्नाटक राज्य से ही हैं। जात्रा पश्चिम बंगाल से है, जात्रा ये वेस्ट बंगाल से है। झोरा, झोरा, गढ़वाली, कुमाऊँ ये उत्तराखंड से होता है। अगला प्रश्न है शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश का उपज है। तो शास्त्रीय ओडिसी ओडिशा नाम से ही स्पष्ट है, ओडिशा है। कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या पूछता है तो ये 8 है। इसको पिक्चर्स में देख लेते हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य भारत के: भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी अभी हमने देखा उड़ीसा, सत्रिया असम और मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। दोस्तों अगला प्रश्न है स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, नहीं है, क्योंकि स्वेज नहर के नॉर्थ साइड में और साउथ में, तो नॉर्थ में पोर्ट सईद है, पोर्ट सईद, और साउथ में है इसका पोर्ट स्वेज, पोर्ट स्वेज। निर्माण हुआ 1869 में, जोड़ता है लाल सागर और भूमध्य सागर को, और इसकी लंबाई है टोटल 168 किलोमीटर, चौड़ाई लगभग 365 मीटर। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एक हाल में एक शिप, मर्चेंट शिप फंस गया था 2022 में। गहराई इसका लगभग 16.5 मीटर। अगला प्रश्न है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो दोस्तों कश्मीर घाटी एक स्थित है बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। कश्मीर की घाटी एक गहरा तथा विषम बेसिन है जो पीर पंजाल और हिमालय पर्वत श्रेणी के पश्चिमी छोर के बीच स्थित है। औसत ऊंचाई इसका 1600 मीटर है। अच्छा, कश्मीर की घाटी अभी नूतन, जिसे प्लीस्टोसीन कहते हैं, करेवा झील की तलहटी थी जो अब झेलम नदी के द्वारा जमा की गई तलछट और जलोढ़ मिट्टी से भरी हुई है। और करेवा झील में केसर का बहुतायत मतलब इसका उपज है। अगला प्रश्न है शून्य आधारित बजट की अवधारणा। तो शून्य आधार बजट की अवधारणा पीटर ए पायर द्वारा किया गया था। भारत में सर्वप्रथम राजीव गांधी के द्वारा राजीव गांधी के सरकार के समय शून्य आधारित बजट प्रारंभ किया गया था। अच्छा, बजट क्या है। तो बजट की वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक मद पर पुनर्विचार करके प्रत्येक मद को नया मद मानते हुए नए सिरे से मूल्यांकन करना शून्य बजट कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह ने शून्य पर आधारित बजट 1987-88 में कई विभागों के लिए पेश किया था, ये राजीव गांधी के ही समय में। अगला प्रश्न है भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है। तो इसका संरक्षण करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई भारत का केंद्रीकृत बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। मेन काम है इसका, यह मुद्रा का निर्गमन करता है, सरकार के बैंकर के रूप में केंद्र तथा राज्य सरकार के बैंकों का कार्य करता है, बैंकों के अंतिम ऋणदाता को भूमिका निभाता है, ये इसका है। और सारे बैंकों का के लिए नियम और कानून रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही है, यही गवर्न करते हैं। हाल ही में पेटीएम पर इन्होंने बहुत सारी बंदिशें लगाई हैं और कुछ मामलों में जुर्माना भी किया गया है। अगला प्रश्न है पशुओं के प्रतिक्रूरता की रोकथाम के लिए भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है। तो ये समवर्ती सूची में है दोस्तों।
समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन मतभेद होने की स्थिति में केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून को प्राथमिकता दी जाती है। अच्छा, ये पशुओं की प्रति क्रूरता की रोकथाम है, भाग 4 में है ये, और ये सेक्शन है 48, आर्टिकल 48, कृषि एवं पशुपालन के संवर्धन से। अगला प्रश्न है, पहचाने कि भारत में कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो ये भारत में रबी फसलें की अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है, मार्च अप्रैल में रबी, हाँ सही है। भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें धान नहीं, ये खरीफ की फसल है। औस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं, हाँ ये सही है। तो इस प्रकार 1 और 3 का हाँ इसमें ये सही है। दोस्तों ये ध्यान से देखें, भारत के 3 टाइप के फसलें हैं, खरीफ, रबी, जायद। खरीफ मानसून क्रॉप है, कब? जुलाई अगस्त के दौरान बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। मेन फसल है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, जूट, उड़द दाल आदि। रबी है विंटर क्रॉप की खेती, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है और फरवरी मार्च में काटी जाती है। मेन है गेहूँ, बार्ली, चना, मटर, मस्टर्ड, ये DDA वाला सरसों का खेत। जायद समर क्रॉप है, मार्च से जून के बीच में। मेन मुख्यतः सब्जी, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स, ये सब जायद में है। दोस्तों पिक्चर के माध्यम से ना चीज़ें जो फैक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा क्लियर होते हैं, आपको ग्रैप्स करने में आसानी होती है, इसलिए मैं पिक्चर या मैप को इंडल्ज करता हूँ। अगला प्रश्न है, 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए डैश का दौरा किया गया। तो ये ऑलरेडी डिस्कस, ये चंपारण का दौरा किया था 1917 में। चौरा चौरी घटना है 5 फरवरी 1922 का। और दांडी की बात करें तो ये 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था। और 1917 में ही साबरमती में 1917 में सत्याग्रह आश्रम को साबरमती तट पर हस्तांतरित किया गया था, तो इसका नाम साबरमती आश्रम रखा गया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं का कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, भारत छोड़ो 1942 में, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, 1920 से 22, और ध्वज आंदोलन था 1923 में। तो सबसे पहले ये 1 4 3 2, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। एक बार देख लीजिएगा आप लोग। अगला है, भारत में खरीफ की बुआई किस माह में किया जाता है। तो ऑलरेडी डिस्कस किया, ये जून जुलाई के दौरान खरीफ, रबी नवंबर दिसंबर में, और जायद फरवरी मार्च में या मार्च अप्रैल में। अगला मैथ से है, तो मैथ देख लीजिएगा, टिक लगाए हुए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ। अब रीजनिंग से है। कि भारत में मृदा विस्तार का अवरोही क्रम क्या है। तो मृदा में है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। इसको मैप से देख लीजिए, मैप से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ये है मृदा विस्तार से संबंधित मैप। सबसे ज़्यादा ये जलोढ़, लाल, काली और लेटेराइट है। तो जलोढ़ मिट्टी ये है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना का प्रचुर मात्रा पाया जाता है।
उत्तरी मैदान और नदी घाटी का विस्तृत, ये यहाँ तक है। नदी घाटी के विस्तृत भागों में पाई जाती है। और जलोढ़ के बाद उसके बाद लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी ये कर्नाटक, तमिलनाडु, ये वाला एरिया, और ये दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड एरिया, ये सब लाल मिट्टी के लिए फेमस है। काली मिट्टी दोस्तों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये यहाँ तक फैला हुआ है। और लेटेराइट मृदा जो ये कोस्टल एरिया गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और ये केरल के भागों में लेटेराइट मिट्टी है। ये भारी वर्षा युक्त क्षेत्रों में विकसित होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस वर्ष फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो वी ऑल नो ये 1955 में प्रस्तुत किया गया था। संबंध था कि वर्ष 1955 में फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण होने से अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी थी। इस संदर्भ में भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। इसमें 3 थे, फजल अली, के.एम. पन्नीकर और एच.एन. कुंजरू। इस आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाने का स्वीकार किया गया था और किसी राज्य पुनर्गठन योजना हेतु 4 बड़े कारकों की पहचान की थी, जैसे कि देश की एकता और सुरक्षा के अनुरक्षण, भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता और वित्तीय, आर्थिक, प्रशासनिक तर्क, और प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन करना। अगला प्रश्न है, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालना किए जाने वाले आदर्श आचार संहिता है। तो ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से संबंधित है, वे निर्दिष्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्यों का विचार है? तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी। डीपीएसपी है अनुच्छेद 36 से 51 में, भाग 4। मान लिया कहाँ गया से? तो आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार कितने में है? तो ये भाग 3 में है और ये 12 से 35 तक है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया था। और मूल कर्तव्य है भाग 4 क में, और ये 51 क में इसका वर्णन किया गया है, 51 क। अगला प्रश्न है, पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था। कब किया था? तो 1933 में हुआ था। पाकिस्तान का अर्थ है पवित्र देश। चौधरी रहमत अली ने पंजाब के पी, अफगानिस्तान के ए, कश्मीर के और सिंध से लिया था एस, और तान बलूचिस्तान, तो हो गया ये पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? तो भूटान का आधिकारिक भाषा है जोंगखा। अच्छा, एक भूटान से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यह है आर्चरी, तीरंदाजी। भूटान की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 20 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता हैप्पीनेस दिवस, हैप्पी डे घोषित किया है। और सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक अपनाने वाला भूटान विश्व का सबसे पहला देश है। ये भूटान से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है इथोपिया, लुसाका, ये सुमेलित नहीं है। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। यूक्रेन का कीव है, फिनलैंड का हेलसिंकी और बोलिविया का लापाज।
लुसाका किसका है? तो लुसाका जाम्बिया का है, जाम्बिया का। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सिंधु लिपि हड़प्पा लिपि से है, मलयालम क्लियर है, केराली, तेलुगु एवं कन्नड़ सी का 2 और मैथिली लिपि तिरहुत बिहार। अगला प्रश्न है, अयामानम भारत का प्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है, यह किस राज्य में है? तो वी ऑल नो केरल ही होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी हम लोगों ने जिक्र ही किया, उससे संबंधित स्कूल केरल। स्वास्थ्य में नंबर 1 केरल, शिक्षा में केरल, कंप्यूटर लिटरेसी में केरल। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है BR मेहता को, बलवंत राय मेहता। वर्ष 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास का कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए जांच और बेहतर ढंग से कार्य करने के उपाय सुझाव के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई थी, जो कि आगे पंचायती राज के रूप में जाना गया। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है और बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में पारित किया गया था, 2006। अगला प्रश्न है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों ये मैरिस डी मॉरिस द्वारा विकसित किया गया है। इसमें 3 चीज़ें हैं, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता। इसका अधिकतम मूल्य 100 तथा न्यूनतम 1 है। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य शैक्षणिक सुविधा सुलभ करना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार करना, इसलिए उपरोक्त सभी। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद यह राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करता है, राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करने के लिए। अगला प्रश्न है, किस सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं? तो दोस्तों ये तीनों ग्राम सरकार में सम्मिलित होते हैं, ग्राम स्वराज या ग्राम सरकार भी कहते हैं इसको। ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज से संबंधित है, ये 73 इससे रिलेवेंट है। और भारत में पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है और इसको 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज्य अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य पूछता है तो वो है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन 2 जिलों को एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया था? तो ये थे इटावा तथा गोरखपुर। इटावा और गोरखपुर में यह प्रायोगिक योजना शुरू किया गया था। अगला प्रश्न रीजनिंग देख लीजिएगा आप लोग। किस देश की स्थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी है? तो भारत के साथ श्रीलंका के नहीं जुड़ा है, श्रीलंका के साथ पाक स्थित द्वारा है, ये जलीय सीमा का बनाती है। अगला प्रश्न है, मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है? तो मानस नदी भूटान पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है, आंसर हो जाएगा इसका C।
तिब्बत से निकलता है, पूर्ववर्ती नदी है जो बृहत हिमालय से एक महाखंड का निर्माण करते हुए भारत में प्रवेश करती है। और ये लघु हिमालय से इसके प्रवेश के पश्चात अनेक नदियाँ इसमें मिलती है। यह नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर ब्रह्मपुत्र से जाकर मिल जाती है। अच्छा, घाघरा नदी नेपाल के माप्चा चुंगो तुंग हिमानी से निकलता है घाघरा नदी। माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय रुपए का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये किस वर्ष अपनाया गया था? तो 2010 में। ये है सिंबल इसका। और आर्किटेक्चर थे डिजाइन के डी उदय कुमार। और ये रुपए का जो आप देख पाते हैं देवनागरी भाषा के र और अंग्रेजी के आर से। आर हालांकि ये कौन है? आर से कैपिटल लेटर का आर का मिश्रित रूप थे। भारतीय मुद्रा के लिए मांगे डिजाइन में से 5 डिजाइन चुनाव मंत्रिमंडल के सामने पेश किए गए थे। और ऐतिहासिक तौर पर 1 रुपये में 16 आने होते हैं। फोटो देख लेते हैं डी उदय कुमार जी का। जानिए डी उदय कुमार, एन इंडियन academic and designer, is the man who designed distinct Indian rupee symbol. The rupee symbol जैसा डिस्कस किए इज अ ब्लेंड ऑफ देवनागरी लेटर र एंड द रोमन कैपिटल आर। अगला प्रश्न है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। तो संस्कृति और शिक्षा का ये 29 और 30 में 29 है। 29 के तहत है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। और वहीं 30 है, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपने रुचि के शिक्षण संस्थान की स्थापना करने और उसके प्रशासन के संचालन के अधिकार से संबंधित। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे डॉक्टर राम सुभग सिंह। मोरारजी देसाई दोस्तों पहली गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। और इसके अलावा अगर इनकी वाई चौहान की बात करें तो वाई चौहान थे प्रथम विपक्षी दल के नेता 1977 में वाई चौहान। और लोकसभा के ही अगर पूछता है प्रथम गठन, तो गठन हो जाएगा 1952। गठन 1952। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। विपक्ष के नेता हो गए राम सुभग सिंह। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। तो कौन सा प्रकथन सही है? तो विद्यार्थी का नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। विद्यार्थी का नेत्र उससे दूर हो गया है। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रिया में नेत्र का बिंदु 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर से आगे चला जाता है। इस कारण व्यक्ति को पुस्तक पढ़ने के लिए 25 सेंटीमीटर से दूर रखना पड़ता है। और दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस, दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल। याद रखने का तरीका, 2 अक्षर का दूर और 3 अक्षर का है उत्तल। तो 2 3 3 4, निकट अवतल, दूर उत्तल। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अच्छा, अगर दृष्टि दोष की उपाय करते हैं तो अवतल लेंस से मायोपिया अवतल लेंस से, हाइपरमेट्रोपिया उत्तल लेंस से, अबिंदुकता होता है वो बेलनाकार सिलिंड्रिक लेंस से, और प्रेस बायोपिया होता है बाइफोकल लेंस से। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगना चाहिए? तो ये थे आंद्रे मैरी एम्पियर। अगला आसान सा प्रश्न, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो 287 क्लोरीन का होगा क्योंकि परमाणु संख्या इसका 17 है, इसलिए 287। कार्बन का परमाणु संख्या 6।
तो इसका हो जाएगा 2 4, हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2। प्रथम 30 आपको याद होना चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, आर्गन के बाद पोटेशियम, कैल्शियम और स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, ऐसे ही हैं फर्स्ट 30। अगला प्रश्न है, डैश उपयोगकर्ता दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अभिगम की सुविधा प्रदान करता है। तो ये दोस्तों ये टेलनेट है, टेलनेट उपयोगकर्ता ये कर सकता है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यूज नेट ये न्यूज से संबंधित है। और FTP होता है FTP याद नहीं आ रहा है। हाँ, ये FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। बोला, यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RRYY और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे RRYY में संकरण कराया जाता है तो F1 के बीज कैसे होंगे? तो दोस्तों इसके आंसर होंगे गोल तथा पीले। अगला प्रश्न है, घरेलू साधित्रों को लघु पतन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? तो इसका सुरक्षा उपाय फ्यूज का प्रयोग करने से हो जाएगा। फ्यूज के लिए उपयोग किए जाने वाला तत्व तार घरेलू साधित्रों को लघु पतन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। फ्यूज में होने वाले जूल तापन फ्यूज को पिघला देता है, जिससे विद्युत परिपथ जो इलेक्ट्रिसिटी सर्किट है टूट जाता है और विद्युत धारा का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण विद्युत फ्यूज सभी घरेलू परिपथ में एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। और फ्यूज किससे बनाता होता है? टीन प्लस लेड, प्लम्बम, टीन और लेड से बने होते हैं। अगला प्रश्न है, शुष्काछिकोप को मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? शुष्काछिकोप से घबराना नहीं है, ये सूखा रोग है। सूखा रोग इनफैक्ट, हाँ, सूखा रोग पूछता है तो सूखा रोग है विटामिन D से। अच्छा, इसी में एक पूछता है शुष्काछिकोप है ना, शुष्काछिपाक, तो ये है विटामिन A की कमी से। ये देखिएगा महत्वपूर्ण बीमारी जो विटामिन की कमी से होती है। विटामिन A की कमी से रतौंधी, जीराफ्थैलेमिया, B से बेरी, B2 से कोलाइसिस, B3 से चर्म रोग, बालकम, सफ़ेद जनन, B5 पेलाग्रा, B6 रक्ताल्पा, B9 वही है, B12 भी है, C से स्कर्वी, D से सूखा रोग जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, शुष्काछिकोप, और E से प्रोडक्शन से संबंधित, और विटामिन K का रक्त का थक्का नहीं जमना। एक बार और देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, आंसर मिल जाएगा। अम्लीय पूछता है कि अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण अधातुओं का लक्षण होता है। यहाँ परमाणु क्रमांक 7, ये 7 वाला जो है ये अधातु है क्योंकि ये नाइट्रोजन है। 3 वाला क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम धात्विक। 12 में हो जाएगा मैग्नीशियम और 19 में पोटेशियम। तो आंसर हो जाएगा अधातु नाइट्रोजन। अगला है, वायु का वेग संबंधित है। तो वायु का वेग संबंधित है दाब प्रवणता से। दाब प्रवणता कारण चक्रवात और प्रतिचक्रवात उत्पन्न होते हैं।
अगला प्रश्न है प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आइजैक न्यूटन द्वारा। अगर हेनरी मोस्ले, तो ये कौन थे? आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। मेंडलीव भी आवर्त सारणी से है, लेकिन मेंडली को आधुनिक आवर्त सारणी के पिता कहा जाता है। ये 1869 में खोजे थे और ये था 1913 में। हाँ, आर्किमिडीज का क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, ये उत्प्लावन बल से था। अगला प्रश्न है वर्गों के उस समूह का चयन करें जिनके बीच संबंध को निम्नलिखित वे न। अच्छा, ये रीजनिंग है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों सही ये टिक लगाया हुआ है परागकण, निषेचन, भ्रूण, नवोत्पत्ति। सबसे पहले क्या होता है? परागकण में परागकणों का स्थानांतरण परागकोश से वर्तिकाग्र पर होता है। इसके बाद निषेचन, और निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है। इसके दौरान नर और मादा युग्मक संलेलित हो जाते हैं और भ्रूण का निर्माण करते हैं। युग्मक निर्माण को प्रेरित करता है और निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण और निषेचित अंडबीज बन जाते हैं तथा बीज अंकुरित होकर नवोत्भिद बन जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का कुचालक प्लास्टिक होता है, सबको पता है। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो ये चांदी होता है। हाँ, कुचालक वह पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अच्छा, घरेलू विद्युत तार के रूप में तांबा धातु का तार का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये अच्छा सुचालक है लेकिन सस्ता है। विद्युत का ऐसा यह मात्रक एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है दलदल और धान के खेतों में इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो ये आसान सा क्वेश्चन है। ये 123 का भी मीथेन होगा। दलहन धान के खेतों से मीथेन गैस है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। CH4 मीथेन है। हीलियम क्या था? हीलियम निष्क्रिय गैस है। ऑक्सीजन वायुमंडल में सबसे अधिक, नाइट्रोजन 78%, उसके बाद ऑक्सीजन। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घाव से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, विटामिन के की कमी से घाव में अत्यधिक रक्तस्राव होता है। विटामिन की कमी से रक्तस्राव होने पर थक्का बनने में देरी होता है। कमी को दूर किया जाएगा गोभी, फूलगोभी, पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज, सोयाबीन आदि से। और हाँ, एक चीज़ और है, डेका। ये कौन सा विटामिन है? तो ये पानी में घुलनशील विटामिन है, विटामिन DE, Ka। और वसा में घुलनशील है तो ये BCMC। याद रखने का तरीका है। अगला है जंतुओं के किस समूह का नाम उसके कांटोदार त्वचा के कारण रखा गया है? उनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक है। तो ये टिक लगा हुआ है। इकाई नोड मेटा, इसका पिक्चर देख लेते हैं। एनिमल किंगडम के प्रोटोजुआ, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, पेरिफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थेज, सेलिटेंड्रा, एनेलिडिया, इकाई नोड मेटा और कार्डेटा। अच्छा, इसका ये स्टार फिश इसी से संबंधित। अगला प्रश्न है 126 भू-स्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या है? तो भू-स्थिर कक्षा की ऊंचाई होता है 35,786। होता क्या है? भूस्थैतिक पृथ्वी कक्षा के उपग्रह संचार सैटेलाइट्स के लिए जो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट के रूप में ये इंस्टॉल किया जाता है ऑर्बिटल पीरियड में। पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर हो तो इस कक्षा को भूतुल्यकालिक कक्षा कहते हैं।
अगला प्रश्न है फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है? तो फ्लाई ऐश एनटीपीसी पावर प्लांट में होता है, थर्मल पावर प्लांट में। फ्लाई ऐश से ब्रिक्स, पोर्टलैंड सीमेंट इत्यादि का निर्माण हो जाता है। अगला कड़ा है निम्नलिखित में कौन से आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जहाँ तो इसका आंसर होगा हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग। ये बर्नौली थ्योरम से है, बर्नौली थ्योरम। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबोया जाता है तो वस्तु के भार में आभासी कमी होती है। यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। जब हम कुएं से पानी निकालते हैं तो बकेट भारीन महसूस करते हैं ना, वो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। आर्किमिडीज का सिद्धांत का उपयोग निम्न है, जैसे कि जहाज़ों और पनडुब्बियों के डिजाइनिंग में किया जाता है। पहला हाइड्रोमीटर और इलेक्ट्रोमीटर उसी से संबंधित है। अगला है इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राफ, इस ईईजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग इपिलेप्सी को पहचानने में किया जाता है। इपिलेप्सी मिर्गी होता है। अगला प्रश्न है परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, किसने कहा था? तो ये कहे थे मिस्टर बोर ने। चैडविक जी ये न्यूट्रॉन का खोज किया था। रोएंटजन एक्सरे, और रदरफोर्ड किया था परमाणु के नाभिक का, था। बोर ने कहा था कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसका कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। अगला है कि पौधों को इनमें से कौन सा पोषक तत्व तो मिट्टी से प्राप्त होते हैं? तो पौधों को मिट्टी से प्राप्त होने वाला है नाइट्रोजन, बाकी ऑक्सीजन वायुमंडल से, हाइड्रोजन कार्बन। अगला है वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है। तो यह है एरिथ्रोज, जाइलोम और मैनोज। अगला प्रश्न है सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है? तो इससे विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम और बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। बैजानी पिनाला। याद रखने का तरीका वेबग्योर। अगला प्रश्न नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथी पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 किलो जूल है, तो बताइए कि उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? तो इसका आंसर होगा 5000 किलो जूल। ये 10% ऊर्जा के 10% के नियम, केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषी स्तर के स्थानांतरित होते हैं। मान लेते हैं कि आज शाम में ये 5 kg ऊर्जा है, तो इसको 10% इसे इन्हेंस हो जाएगा तो मेढक को हो जाएगा 50, टिड्डा को हो जाएगा 500 और घास में हो जाएगा 5000 किलो जूल। आंसर हो जाएगा डी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा मेलानिन। मेलानिन त्वचा में होता है जिसके कारण होता है सांवला कलर। क्लोरोफिल पौधों में अगला रीजनिंग है 136, 37 सब रीजनिंग है, देख लीजिएगा। और किसी भी प्रकार का असुविधा होने पर यह है आपका आंसर की। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।
और आप लोग तैयारी अपना अच्छा से कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले प्रैक्टिस सेट में।